हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो है सेक्शन 194 क्यू और एक है सेक्शन 206 1H। ये दोनों ही सेक्शन बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस परचेज ऑफ गुड्स। ये जो 194 क्यू है, अभी तो ये प्रपोज्ड सेक्शन है। ये अभी हमारे जो फाइनेंस बिल आया था ये उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फाइनेंस बिल की कॉपी दिखाता हूँ जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है। आप देख सकते हैं ये फाइनेंस बिल 2021 है। इसका यदि आप पेज नंबर 62 पर जाएंगे तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। ये क्या है? इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 194 क्यू। ये सेक्शन किस चीज के बारे में बात करता है? ये सेक्शन बात करता है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये आप देख सकते हैं, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन द पेमेंट ऑफ द सर्टेन सम परचेज ऑफ गुड्स। ये क्या है? ये कब से एप्लीकेबल होने का डेट आया है इसमें? 1 जुलाई 2021। अभी ये प्रपोज्ड है। पहले ये इसमें प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी और जब ये पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा से, दोनों जगह से, इसके बाद ये लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो इस सेक्शन में क्या बताया गया है? इस सेक्शन में ये बोला गया है कि आप यदि बायर हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी डाली गई है? वायर की। वायर ऑफ द गुड्स नीड टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स। अभी मैंने इसमें कुछ चीज़ें ये हाईलाइट करी हैं। इनकी समरी क्या है? ये मेरे पीपीटी में है। तो अभी हम सीधा चलते हैं अपने पीपीटी पर। ओके, सो कम डाउन। अब ये क्या है? टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू। ऐसा क्या है कि ये फर्स्ट टाइम आया है अपने हिस्ट्री में। अभी तक इंडियन इनकम टैक्स की हिस्ट्री में कभी भी परचेज ऑफ गुड्स पर टीडीएस नहीं करता था। अभी तक आपने टीडीएस सुना होगा तो परचेज ऑफ रेंट सर्विस, परचेज ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, परचेज ऑफ एएमसी। तो इस इन सब चीज़ों पे टीडीएस लगता था। एएमसी पे हम 194 सी कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस काटते थे, रेंट पे 194 आई पर हम टीडीएस काटते थे 10%। अल्टीमेटली जो वायर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो जो वायर्स परचेज ऑफ सर्विस करता था उसके ऊपर वो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करता था। लेकिन अब यदि किसी वायर ने कोई भी गुड्स परचेज किया है एंड इफ दैट ट्रांजैक्शन इज सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करते टाइम पर टीडीएस भी डिडक्ट करना है। तो ये क्या है? ये किन वायर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये जो वायर्स हैं वो बड़े वायर्स रहेंगे जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है। एंड अब क्या है कि ये टीडीएस कब हमें काटना पड़ेगा? टीडीएस हमें तब काटना पड़ेगा जब 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाती है। 50 लाख की लिमिट जो है वो हम कैसे देखेंगे? 50 लाख यदि वायर ने सामने वाले को पे कर दिए हैं तो ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी। अदरवाइज यदि उसने इनवॉइस भी बुक कर लिया है फॉर मोर देन 50 लाख रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तब भी उस टाइम पे उसको टीडीएस अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या है? पेड और क्रेडिटेड, विच एवर इज अर्लियर। तो यदि पेड कर दिया आपने, पेमेंट दे दिया, और यदि आपने अपने बुक्स में सामने वाले पार्टी को, मतलब सेलर को, क्रेडिट करके दिखा दिया, उसी टाइम पे वायर की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी टू पे दी टीडीएस, और उसको अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले टीडीएस जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। अब ये अमाउंट में, ये जो 50 लाख है, इसमें 50 लाख की छूट दी गई है। मतलब क्या है कि जब आपने यदि कोई भी ट्रांजैक्शन किया, वो 50 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। और अभी इसमें टीडीएस का रेट क्या रखा गया? टीडीएस का रेट 0.1% रखा गया है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। ये एक एग्जाम्पल है 194 क्यू का। इसमें एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है एक्सवाईजेड लिमिटेड। सपोज डेट एवीसी लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किए हैं 90 लाख रुपीज के टू एक्सवाईजेड लिमिटेड। तो इस केस में एवीसी लिमिटेड तो हो गया वायर, एक्सवाईजेड लिमिटेड हो गया, ओ सॉरी, एवीसी लिमिटेड हो गया सेलर, एक्सवाईजेड लिमिटेड हो गया वायर। तो इसमें क्या होगा कि वायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अंडर सेक्शन 194 क्यू। अब ये जो वायर है एक्स वाई जेड लिमिटेड,
इसको ये पहले इनवॉइस बुक करेगा। इनवॉइस यदि ये बुक करता है तो इनवॉइस इसने 90 लाख का बुक किया। तो 90 लाख का बुक किया, इसमें एग्जाम्पशन है हमारे पास 50 लाख तक की। तो 50 लाख इसमें से माइनस करेंगे तो टीडीएस 40 लाख के ऊपर हमें देना पड़ेगा और 0.1% के हिसाब से ये हमारे ऊपर आएगा 4000 रुपीज। अब हम एक्स वाई जेड लिमिटेड ने हो सकता है कि इसको पार्ट पेमेंट में 60 लाख रुपीज दे दिए। अभी हम इस एग्जाम्पल को दोबारा देखेंगे टीसीएस के टाइम पर। ओके, तो अभी आप इसको टीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि टीडीएस यदि इसने 90 लाख यहाँ पर बुक कर लिया तो इसका 40 लाख के ऊपर इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज दैट इसने इनवॉइस बुक नहीं किया था, ये जो गुड्स सोल्ड है ये भी अभी यहाँ पर नहीं हुआ था, बट इसने क्या है एडवांस पेमेंट में 60 लाख रुपीज दे दिए एवीसी लिमिटेड को। तब ये जब ये एडवांस में पेमेंट देगा तब ये एवीसी लिमिटेड को अपने यहाँ पे क्रेडिट भी करेगा। जब ये करेगा तो फिर ये बेसिकली क्या करेगा, ये क्या करेगा कि 50 लाख के ऊपर टीडीएस नहीं था, 10 लाख के ऊपर टीडीएस था, तो फिर 10 लाख के ऊपर ये टीडीएस काट के पेमेंट करनी होगी इसको एवीसी लिमिटेड को। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि यदि हमने 194 क्यू जो सेक्शन है उसका हम कंप्लाई नहीं करते हैं, मतलब वायर जो है वायर ने टीडीएस डिडक्ट किए बिना ही पेमेंट कर दी सेलर को, तब फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इफ द परचेजर फेल्स टू डिडक्ट द टीडीएस। तो एक जो सेक्शन है सेक्शन 40A इसमें बताता है कि यदि ये जो वायर है वो फेल हो जाता है तो 30% का डिसअलाउंस हो जाएगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। परचेज जो ट्रांजैक्शन है उसमें 30% का डिसअलाउड हो जाएगा। अब क्या होगा कि यदि हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझें तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में टोटल 90 लाख का ट्रांजैक्शन था, उसमें 50 लाख की तो वैसे ही छूट मिलती है, तो अब बचता है 40 लाख रुपीज। तो 40 लाख रुपीज का 30% हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, तो 40 लाख का 30% आपका आएगा ये 12 लाख रुपीज। अब 12 लाख रुपीज ये एज एन एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब जो हमने परचेज करी है बायर के लिए परचेज है तो कहीं ना कहीं वो इनकम टैक्स में ये परचेज दिखाएगा तो उसका परचेज दिखाने के कारण प्रॉफिट कम आती होगी। लेकिन यदि हमारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा तो एक्सपेंस डिसअलाउ के कारण हमारी प्रॉफिट ज्यादा आएगी, और प्रॉफिट ज्यादा आएगी तो उस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। इस कारण से ये जो हमारा 12 लाख रुपए का एक्सपेंस था और ये डिसअलाउ हो जाएगा तो इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। यदि हम मान के चलते हैं कि इस पे टैक्स रेट अभी 25% है इस एसएससी पर, तो 12 लाख का 25% आपका आएगा 3 लाख। ये 25% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस करके आपका आएगा 27-28 समथिंग आएगा, बट हमने तो एक रफ फिगर ली है। तो 3 लाख रुपीज का बैठे बिठाए नुकसान हो गया एसएससी को। किस कारण से, केवल एक गलती के कारण से कि 194 क्यू में उसको टीडीएस डिडक्ट करना था बट वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाया। अब इसमें एक और प्रोविजन है, यदि हमारे जिस सेलर ने ये माल बेचा है और बायर ने खरीदा है लेकिन यदि सेलर का पैन नंबर नहीं है तो फिर बायर क्या करेगा, पेमेंट करते टाइम पे 5% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि 194 क्यू का जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। देयर आर दी फ्यू ट्रांजैक्शंस या फ्यू सर्कमस्टांसेस कि उसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कौन से ट्रांजैक्शन होंगे, सपोज दैट उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पर स्पेसिफाई कर रखा है और उस पर टीडीएस किसी दूसरे सेक्शन में काटा जाता है, आइदर 194C 194H 194I, कोई भी सेक्शन में यदि टीडीएस काटा जाता है तो 194 क्यू में टीडीएस नहीं कटेगा। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस भी जिनके ऊपर यदि सेक्शन 2063 एप्लीकेबल होता है तब भी 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। 2060 बेसिकली कलेक्शन ऑफ टैक्स है, बेसिकली टीसीएस के बारे में बात करता है। टीसीएस जैसे लिकर पर होता है, स्क्रैप पर एप्लीकेबल होता है, टेंड्यू लीव्स पर एप्लीकेबल होता है। तो इन सब टाइप के जो ट्रांजैक्शन है तब भी 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें एक दिया गया है, अदर देन ए ट्रांजैक्शन टू विच सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 2060 अप्लाई। ये जो सेक्शन है टीसीएस का ये भी गुड्स की बात करता है। तब क्या है कि
मतलब क्या है कि 194Q ओवरराइड कर रहा है 206C को। वो कहता है कि 194Q तो एप्लीकेबल होके ही रहेगा, भले ही उस पे 206C एप्लीकेबल हो या नहीं हो। मतलब 194Q को उससे मतलब नहीं है 206C 1H से, वो एप्लीकेबल होके रहेगा 194Q। देन अब हम चलते हैं कि 206C के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, 194Q अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वो तो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा। अब हम ये जो 206C1H है, ये भी बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर है और ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है 1 अक्टूबर 2020 से। इसमें थोड़े बहुत फर्क है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इसमें क्या है, ये टीसीएस के बारे में बात करता है। इसमें क्या है, जो हमारा सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायर से वो एडिशनली कुछ टैक्स के फॉर्म में एडिशनल मनी कलेक्ट करे। उसमें कोई ट्रांजेक्शन है, यदि हमने 90 लाख के गुड्स बेचे थे तो 90 लाख प्लस टीसीएस उसको उससे अमाउंट रिसीव करना पड़ेगा सेलर को। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें इसमें भी 10 करोड़ का टर्नओवर दिया गया है सेलर के लिए, इसमें भी 50 लाख की छूट दी गई है। इसमें क्या है, टीसीएस टू बी कलेक्टेड टोटल सम वैल्यू रिसिप्ट -50 लाख, इसमें भी 50 लाख की वही एग्जाम्पशन है। अभी क्या था कि जो कोविड के चक्कर में 25% की रियायत दी गई थी, इसलिए ये 0.075% हो गया, बट ये 31 मार्च 2021 तक ही है और आफ्टर दैट ये 0.1% लगने लगेगा। टीसीएस किस अमाउंट पर एप्लीकेबल होता है, ये एट द टाइम ऑफ द रिसीट ऑफ द सच अमाउंट, जब भी हमें पैसा मिलेगा तब हमें टीसीएस देना पड़ेगा। इनवॉइस भले ही आपने रेज कर दिया हो या आपको पैसा नहीं मिला है उस इनवॉइस के अगेंस्ट, तो आपको टीसीएस देने की जरूरत नहीं है। आपको टीसीएस तभी देना है जब उस इनवॉइस के अगेंस्ट आपको पैसा मिल जाए, लेकिन एग्जेम्पशन 50 लाख की आपको ध्यान रखनी है वो। ओके, तो यदि आपको कभी एडवांस पेमेंट भी मिल गया, आपने इनवॉइस भी इशू नहीं किया था, तो उस केस में भी आपको टीसीएस देना पड़ेगा। ये तो अब 1 अक्टूबर से मैं पहले की बात बता रहा हूँ। इस बारे में क्या है कि आपको यदि 1 अक्टूबर से पहले सपोज दैट 10 करोड़ रुपए भी मिल गए, तब भी आपको उस पर टीसीएस नहीं देना था। लेकिन आपको 1 अक्टूबर को सेम पार्टी से सपोज दैट फिर 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, जिससे आपको पहले 10 करोड़ मिल गए थे, तो आपको टीसीएस पे करना पड़ेगा। एंड सपोज दैट आपको पहली बार ही 1 अक्टूबर से आपको किसी एक सिंगल पार्टी से पहली बार अमाउंट मिलना स्टार्ट होता है, तो आपको 50 लाख की फिर छूट मिलेगी इस पर। तो बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है। एंड आपको क्या करना है कि जब आपने टीसीएस सबका डिडक्ट किया, तो आपको एक क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। आप जब रिटर्न फाइल कर लेंगे तो एक फॉर्म 27D जनरेट करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड ए टीसीएस सर्टिफिकेट। जैसे फॉर्म 16 आपका सैलरी के लिए होता है, फॉर्म 16A अदर देन सैलरी के लिए होता है, ऐसे फॉर्म 27D टीसीएस सर्टिफिकेट के लिए होता है। एक अब ये स्लाइड है, इसमें आपको मैंने बेसिकली दोनों सेक्शंस और इनके कंपैरिजंस को दिखाया हुआ है। ये जो सेक्शन है टीसीएस, ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है अक्टूबर से। ये जो टीडीएस का है, ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वायर की है। टीडीएस में हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की रहती है कि उसको पेमेंट करने से पहले टीडीएस को डिडक्ट करना है। कलेक्शन में क्या रहता है कि सेलर को क्या करना है कि अपने गुड्स के अगेंस्ट जो पैसा लेना है वो तो लेना ही है, इसके अलावा टैक्स का भी पैसा सामने वाले से कलेक्ट करना है। तो ये टीसीएस इस चीज के बारे में कहता है। इसमें टर्नओवर 10 करोड़ की छूट है, इसमें भी 10, बट इसमें 10 करोड़ की ये सेलर के ऊपर है, इसमें 10 करोड़ बायर के टर्नओवर को देखेंगे। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है तो टर्नओवर भी बायर का देखेंगे। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है तो इसमें टर्नओवर भी सेलर का देखेंगे। इसके बाद आता है कि 50 लाख की छूट इसमें भी है, 50 लाख की छूट इसमें भी है। अब इसमें अमाउंट में थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या है, टीडीएस क्या है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तब एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, टीसीएस में क्या है कि जब तक गुड्स का पेमेंट रिसीव नहीं होता है, जब तक एप्लीकेबल नहीं होता है, तो जैसे ही अमाउंट रिसीव होगा मोर देन 50 लाख, इट वुड बी एप्लीकेबल। तो ये अमाउंट रिसीव का ऊपर एप्लीकेबल है, ये पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। रेट ऑफ टीडीएस दोनों में बराबर है 0.1%, ये 1 अप्रैल 2021 से और 1 जुलाई से अभी तक इसमें 0.1% ही प्रपोज किया गया। मैं प्रपोज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक ये सेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ है। ओके, एंड अब क्या है कि
ये जो टीडीएस है इसमें क्या करना पड़ेगा, वायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बायर अब ऐसा तो है नहीं किसी एक ही सेलर से माल परचेज करता होगा, वो कई सारे सेलर से माल परचेज करता होगा। तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, तो बायर के ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है टू चेक एवरी सेलर कि कहीं उसकी लिमिट 50 लाख से तो ऊपर नहीं जा रही है। तो एक हर एक बंदे को इसमें एक ये एडिशनल चेक करना पड़ेगा क्योंकि वायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये टीसीएस के केस में ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब इसको हर एक केस में चेक करना पड़ेगा, कोई ऐसा वायर तो नहीं है जिसका 50 लाख से ऊपर का भैया पेमेंट आ गया है। यदि 50 लाख से ऊपर का पेमेंट आ गया तो भैया हमें उससे टीसीएस भी लेना है। अब इसको एक ऐसे देखते हैं, सपोज दैट एक सिंगल कंपनी है, वो बायर भी होती है वो सेलर भी होती है। अब वो क्या है कि कुछ पार्टियों से वो बाई करती है और कुछ पार्टियों को वो सेल करती है। अब वो जिन पार्टियों से वो बाई करती है तो अब उसके लिए उसको देखना पड़ेगा कि हमने बायर है, हम एज ए बायर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उससे 50 लाख से ऊपर की परचेज कर लिया है। और अब जिन पार्टियों को वो सेल करता है तब वो उस केस में भी देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उसको 50 लाख से ऊपर का सेल कर दिया है। तो किसी एक सिंगल बड़ी कंपनी के ऊपर दोनों प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं एक साथ। जो पार्टियों को वो सेल करता है उसके ऊपर उसका टीसीएस एप्लीकेबल हो गया, उसको उनसे टीसीएस कलेक्ट करना है सेम। एंड उसी कंपनी को जिन पार्टियों से वो परचेज करता है उनका उसको टीडीएस भी काटना है। तो अब ये कंप्लाइंस बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब हम देखते हैं मेन कंक्लूजन को। अब हमने वो ऊपर वाला एग्जाम्पल फिर से लिया है। एवीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड लिमिटेड को 90 लाख के गुड्स सोल्ड किए हैं। अब हम पहले बात करते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड की। एक्स वाई जेड लिमिटेड यहाँ पर वायर है। तो वायर है, वायर के ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीडीएस, मतलब जिसने वाई किया है वो पेमेंट करते टाइम पे टीडीएस को डिडक्ट कर लेगा। इसके ऊपर सेक्शन की कौन सी एप्लीकेबिलिटी आ रही है, 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। अब इसमें क्या है 194 क्यू में, पेमेंट और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर। यदि ये इनवाइस पहले बुक कर लेता है तो इनवाइस के ऊपर इसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इनवाइस बुक करते टाइम पे क्या करना पड़ेगा, 50 लाख की छूट है, 40 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस बैठेगा, 4000 रुपए का टीडीएस बैठेगा। अगले महीने की 7 तारीख को 4000 रुपए इसको पे कराने पड़ेंगे। ओके। अब क्या देखते हैं फिर इसके बाद, ये एवीसी लिमिटेड पे आ जाते हैं। एवीसी लिमिटेड क्या है, एवीसी लिमिटेड है सेलर। सेलर के ऊपर क्या है, टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसने सेल किया है, सेल 90 लाख का किया है। अब एबीसी लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 90 लाख प्लस इसके ऊपर जो टैक्स है वो भी कलेक्ट किया जाए अंडर सेक्शन 2061H। अब क्या है कि इसने अमाउंट रिसीव लेकिन किया है 60 लाख का। यदि इसने 60 लाख का ही अमाउंट रिसीव किया है तो अभी ये क्या करेगा, जब इसके पास 60 लाख रुपए आएंगे तो उस टाइम पर ये क्या करेगा कि 50 लाख के एग्जाम्पशन को माइनस करेगा, टीसीएस 10 लाख रुपए के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और टीसीएस हम उस पर 10 लाख के ऊपर कैलकुलेट करके पे कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर टीसीएस लिखा है 0। वो मैंने क्यों लिखा है, सपोज डेट ये ट्रांजैक्शन है तो इसके पीछे एक लॉजिक है जिसके कारण से मैंने वहां पर टीसीएस 0 लिखा है। इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो सेकेंड प्रोविजन ऑफ 2061H है, इसमें ये क्या कहता है कि टीसीएस विल नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इफ टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन द ट्रांजैक्शन फॉर द डिडक्शन ऑन द, मतलब कि क्या है कि 2060 जो है वो कहता है कि यदि उस ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है तो हम टीसीएस को कलेक्ट नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखा कि इस ट्रांजैक्शन में 194 क्यू एप्लीकेबल था, इसलिए 2061H एप्लीकेबल नहीं रह गया, इसलिए यहाँ पर मैंने टीसीएस 0 लिख दिया था। बट इफ सपोज दैट इस ट्रांजैक्शन में किसी भी कारण से 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता है तो हमें यहाँ पर टीसीएस पे करना, कलेक्ट करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड लिमिटेड से टीसीएस कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को 7 तारीख तक पे कराना पड़ेगा। तो अभी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ है, एक बार 1 जुलाई तक ये एप्लीकेबल होगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ और चेंजेस लाए। लेकिन मेरा इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक तो ये जो 194 क्यू सेक्शन आया, चलो ये ठीक है लेके आई है। इनका बेसिकली लाने का पर्पज ये था कि जो जीएसटी में जो जीएसटी कभी पे नहीं होता है उसमें बिल बन जाते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाती है, तो उस मिस एप्रोप्रिएशन को रोकने के लिए, ये सारी ट्रेसेबिलिटी के लिए
ये सारे सेक्शंस लाए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी ये कैसे करेंगे कि इसने टीडीएस काटा है, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और ऑब्वियसली वो रिटर्न फाइल करने के बाद ट्रेसेबिलिटी क्लियर हो जाएगी, गवर्नमेंट को पता होगा कि भैया इसने क्या है कि वायर ने इतने इतने का टीडीएस काटा है, तो वायर ने इतना परचेज किया होगा और सेलर को इतने रुपए उसने भेजे होंगे। सेलर की यहाँ पर कहीं ना कुछ इनकम हुई होगी, तो सेलर को उस इनकम के ऊपर टैक्स सही से जमा कराना चाहिए, जीएसटी भी सही से जमा कराना चाहिए और फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स भी सही से जमा कराना चाहिए। और अब आपको तो ये पता है कि ये सारी चीजें ये इंटरकनेक्ट करते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा फॉर्म 26 ईयर्स के अंदर आपका जीएसटी का भी डेटा आने लगा। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसके जो इनके जो सर्वर्स हैं, इनकम टैक्स का सर्वर, जीएसटी का सर्वर, इन सबको दोनों को लिंकिंग करते जा रहे हैं ताकि इसका डेटा आपको, जीएसटी का डेटा इनकम टैक्स में मिल सके, इनकम टैक्स का डेटा जीएसटी में मिल सके, और इसमें क्या है, टैक्स का एवेजन कम से कम हो सके। लेकिन इस केस में इनको क्या करना चाहिए, जो मेरा मानना है, इसमें इफ यदि कभी भी धोखे से इसमें जो वायर है वो टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाता है, तो इसमें ये जो 30% का डिसअलाउंसेस है, ये काफी हार्श डिसअलाउंसेस है, क्योंकि अभी आपने देखा था इस स्लाइड में कि इसमें एसएससी को लॉस कितना हो रहा था, केवल एक भूल के कारण 3 लाख रुपीज का लॉस हो रहा था। जबकि अब बायर के पास हर एक चीज ओरिजिनल में है, उसके पास इनवॉइस ओरिजिनल में है, उसके पास गेट एंट्री ओरिजिनल में, उसके पास जो माल आया है वो उसने अपने स्टॉक में चढ़ाया हुआ है, उसके पास जीएसटी में जो ई वे बिल भरते हैं वो भी ओरिजिनल में है। लेकिन फिर भी केवल उसने टीडीएस नहीं काटा और आपने 30% का डिसअलाउंस कर दिया, जिसके कारण से वो एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे करने वाला है, 3 लाख रुपीज का। ये बहुत ही हार्श प्रोविजन हो जाएगा, इस चीज को इनको देखना चाहिए। और इसमें एक काम और गवर्नमेंट को करना चाहिए जो मेरी सलाह में है, इसमें इनको 2061H को, इस सेक्शन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट इस सेक्शन की थी वो इस 194Q से ऑलरेडी पूरी हो रही है, सारी ट्रेसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी इससे भी पूरी हो जाएंगी। अब इसमें दो दो तरीके से ये रखने से बहुत ज्यादा कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा, जबकि टैक्स बेनिफिट इतना नहीं होने वाला दो दो सेक्शन से। तो इसमें 2061H एक हटा देना चाहिए, एंड इनको जो 30% का जो इन्होंने डिसअलाउंसेस का लगाया है वो हटा देना चाहिए और 194Q इनको एप्लीकेबल कर देना चाहिए, तब ये प्रोविजन थोड़े से सही फील होंगे। तो आज के टॉपिक में केवल इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं, बाय बाय।